दैट वाज रेडिकल कि ये शादी को मैं मानती ही नहीं हूँ क्योंकि ये मेरी कंसेंट के बिना हुई थी, मैं अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, ये रेडिकल चीज नहीं थी उसके जमाने में। उसके बेसिस पे वो कोर्ट केस नहीं चलता है, तो कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा। तो लोगों को लगा अब तो वो हार गई है तो वो मान जाएगी, तो उसने बोला आप जो सजा देना चाहे कोर्ट मैं उसके लिए मान्य रखूंगी, पर मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। इंडिया का बॉटलनेक कहाँ पर है आज की डेट में? हमारे पास तो 50,000 प्रॉब्लम, स्कूल एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और कोर्ट्स, ये बड़े मेजर 3 इनपुट हैं मॉडर्न लाइफ के, और ये तीनों इनपुट इतने बेकार हैं हिंदुस्तान में कि इससे सब कुछ कंस्ट्रेंड रहता है। 2 टाइप की सोशल कैपिटल रहती है, एक होता है ब्रिजिंग कैपिटल और एक होता है बॉन्डिंग कैपिटल। बॉन्डिंग कैपिटल होता है अपने जैसे ही लोगों के साथ हमें कितना विश्वास है, हम कितना इंटरेक्ट करते हैं। ब्रिजिंग कैपिटल जो है वो रहता है कि एक दूसरे के गुट के बीच में किस तरीके के कनेक्शन है, किस तरीके के डीप कनेक्शन है। तो वो हमेशा से हमारी एक कमजोरी रही है। इंसान एक्चुअली बहुत डिसेंट होते हैं जनरली, हिस्ट्री से में भी देखा जाए, और एक सकारात्मक हिस्ट्री है ह्यूमन काइंड। हेलो सौरभ और ख्याति, साल का एंड आ रहा है तो किस चीज पे बातें की जाए अगली पुलियाबाजी में? हाँ, क्या हाल है प्रणय? ख्याति तुम बताओ। वैसे आपने सौरभ प्रणय को आपने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि नहीं? अरे मतलब हम दिग्गज आदमियों के साथ काम करते हैं, वो अब वो कहना चाहिए कि वो हमारे साथ काम करते हुए दिग्गज हो गए हैं कि हमने दिग्गज लोगों को चूज किया। पहला वाला हाँ नहीं भाई, एकदम खुशी की बात है। प्रणय का नाम अपकमिंग थिंकर्स और 1-2 लिस्ट में नाम आया है, तो आना भी चाहिए। बहुत ही वेल डिजर्विंग जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ इंडिया की लिस्ट में नाम है प्रणय का। और बिल्कुल प्रणय जैसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी और इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ, टेक्नोलॉजी की समझ और इतने साल की मशक्कत इस स्पेस में साथ में लेकर आते हैं, राइट? तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो प्रणय ने तो 2024 एकदम धमाके के साथ शुरू किया था, 2 किताबें उनकी उसी आसपास पब्लिश हुई थी और एकदम धमाके के साथ एंड भी कर रहे हैं। हाँ सही बात है, ये मैंने नहीं सोचा था। चलो अच्छा हो गया साल। हाँ। तो आज क्या बातें करें हम? अभी 2024 का ये हम लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो शायद एक रैप अप करें या थोड़े रिफ्लेक्शंस करें कि इस साल हमने अपने कामों में या अपने पढ़ाई में या अपने रिसर्च में किन विषयों पे हमने रिसर्च की है या पढ़ा है, या किन विषयों ने हमें एक्साइट किया है इस साल, और क्या हम अपने श्रोताओं के साथ उनको शेयर करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि पुलियाबाजी आइडियाज का पॉडकास्ट है तो हाँ ये आइडियाज ही पकड़ते हैं, कौन से ऐसे थोड़े मेटा आइडियाज हैं जिसको हम लोगों ने इस साल ज्यादा से ज्यादा मेंटल बैंडविड्थ दी, और शायद हम लोगों ने उसके ऊपर इतना लिखा ना हो लेकिन हमारे दिमाग में वो बातें चलती रही, शायद वो शेयर करते हैं, हमारे दर्शकों श्रोताओं को भी कुछ इंटरेस्ट आएगा और शायद वो भी शेयर करेंगे हमारे साथ कि वो क्या सोच रहे थे इस साल। बिल्कुल। तो सौरभ आप शुरू कीजिए। हाँ, मैं शुरू करता हूँ। और मैं तो जानती हूँ मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो बड़े सिंपल होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर है हमारे। जब हमारी रैगिंग होती थी ना तो बोलते थे सारे के सारे कि ये आ गए हथौड़े वाले, ठीक है। हाँ। तो एकदम हथौड़ा छाप टाइप लोग होते हैं और ढूंढते हैं कि कोई एक हथौड़ा मिल जाए जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो अब वैसे एक हथौड़ा तो नहीं मिलता, आपको हथौड़े के साइज भी चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन इस साल मैं एक हथौड़ा यूज कर रहा हूँ, और वो भी मैं कोशिश करता हूँ अक्रॉस मेरी, चाहे वो रोबोट बनाने की जद्दोजहद हो, चाहे हम पब्लिक पॉलिसी के बारे में सोच रहे हो, और चाहे 1-2 और जो चीजें प्रणय और ख्याति को पता है जिन पे मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो एक जो चीज मिली है वो है कि हर चीज में सोचना कि बॉटल नेक कहाँ पर है, और बॉटल नेक समझने का सबसे आसान, और बॉटल नेक हर जगह पर होते हैं। जैसे आप सडनली आप सोचेंगे कि भाई अगर घर की प्लम्बिंग है तो जो सबसे छोटी पाइप है, अगर वहां से पानी का फ्लो कम हो रहा है तो आप बड़ी पाइप को ब्रास का बना लेंगे तो उससे क्या ही हो जाएगा, ठीक है।
या फिर आप पूरे पाइपिंग सिस्टम को प्लास्टिक से ब्रास में चेंज कर देंगे, तो क्या वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बजाय इसके कि आप पाइप का डायमीटर चेंज करें, और फिर उस पाइप का डायमीटर आप नहीं चेंज कर रहे हैं जो सबसे छोटा है, तो फिर क्या ही फायदा हो, है ना? तो ये है बॉटलनेक। वो आप चाहे तो ट्रैफिक में देखिए, तो आप फ्लाईओवर बना रहे हैं वहां पर जहां बॉटलनेक नहीं है, तो क्या ही फायदा है? या फिर आपने ये नहीं सोचा कि बॉटलनेक यहाँ से बढ़कर कहाँ चला जाएगा, तो फिर क्या फायदा? हम्म, तो ये आप ट्रैफिक एनालिसिस में भी देख सकते हैं। कंपनी में हम देखते हैं कि बॉटलनेक कहाँ पे आ रहा है, कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा रोबोट बेचने हैं, उसका बॉटलनेक जो है वो सेल्स में है कि मार्केटिंग में है, टॉप ऑफ द फनल है, मिडिल ऑफ द फनल है, कि भाई कन्वर्जन रेट में है, कि मैन्युफैक्चरिंग में है, कि नए प्रोडक्ट मार्केट। तो लेकिन आप तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हमेशा। और अक्सर मैंने देखा है, अभी रिसेंटली मैंने एक ट्वीट किया था, मुझे लगा जैसे इंडिया का, मैं सोच रहा था इंडिया का बॉटलनेक कहाँ पर है आज की डेट में, हमारे पास तो 50,000 प्रॉब्लम है। तो मैंने ऐसा लिखा कि भाई मुझे ऐसा लगता है, आई मीन लोगों के अलग हो सकते हैं मत, पर कि भाई स्कूल एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और कोर्ट्स, ये बड़े मेजर 3 इनपुट हैं मॉडर्न लाइफ के। और ये तीनों इनपुट इतने बेकार हैं हिंदुस्तान में कि इससे सब कुछ कंस्ट्रेंड रहता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो बिजनेस भी करता हूँ और बाकी चीजों के बारे में। तो ये 3 चीजें जो हैं वो रेट लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन काफी लोगों ने मेरे को ऐसा लिखा कि अरे नहीं, पर ये करते हैं ना, ये करना आसान है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप आसान चीज करें। ये तो वैसा हो गया कि भाई अब मैं चाबी कहाँ ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रीट लाइट के नीचे, क्योंकि वहां लाइट है। भाई चाबी जहाँ खोई है वहां ढूंढनी पड़ती है ना, तो ये तो आप नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है कि जनरली अच्छा लेंस होता है। जो हमारे श्रोता ज्यादा इन चीजों के बारे में पढ़ना चाहें, तो काफी डिटेल में थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स करके रहती है, जिसमें ये और डिटेल में इन चीजों को आप एनालाइज कर सकते हैं कि इस तरीकों को कैसे। पर आसान भाषा में करें तो बॉटलनेक एनालिसिस पर थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट काफी वेल रिनाउंड सब्जेक्ट है। ऑपरेशंस रिसर्च वाले लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और इसको यूज भी करते हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, लेकिन अभी हर जगह पे ही करते हैं। तो ये एक है। और इस चीज का मुझे रिमाइंडर आजकल काफी सारे पॉडकास्ट में हम थोड़ा बिना एक्सप्लेन किए, प्रणय अक्सर लेवरेज पॉइंट की बात काफी करता है। तो वो मुझे लगता है कि मेरा दिमाग तो सिंपल चीजें जल्दी समझता है, पर प्रणय तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है ना, तो वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी दिखाता है। लेवरेज पॉइंट मैकेनिकल वालों का ही है सौरभ, ऐसे ही इंजीनियरिंग वालों को मत ब्लेम कर। नहीं, पर वो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी का लेवरेज पॉइंट थोड़ा अलग है। वैसे लेवरेज तो ठीक बात है, लीवर से आया, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में जो लेवरेज पॉइंट होता है वो सिर्फ बॉटलनेक जरूरी नहीं है। वो ऐसा जिसको कहते हैं ना, ऐसी नब्ज है जहां से इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सिंपल सिस्टम्स में हमेशा बॉटलनेक ही हो। वो थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे काफी सारे इनपुट्स मिल रहे हो, और सोशल सिस्टम्स एकदम सिंपल नहीं होते ना, लीनियर, जैसे मैंने समझाया कि अरे हमको बेचना है तो मार्केटिंग है, सेल्स है, ये है, ये है, ये है। लेकिन सोशल सिस्टम्स में मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। लेकिन मुझे वो कंसेप्चुअली सिमिलर लगता है कि आप इस तरह से सोचते हैं। तो क्योंकि वो इतनी बार बोला, तो मेरे को लगा कि हाँ, ये जो एनालिसिस है इस तरीके का, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी का, लेवरेज पॉइंट का, वो मे बी इंट्यूटिवली मैच करता है मेरे बॉटलनेक वाले बायस से। लेकिन शायद एनालिटिकली सेम नहीं है, और थियोरेटिकली वगैरह उसकी फाउंडेशंस अलग हो शायद। लेकिन इंट्यूटिवली मुझे लगा समझने के लिए सिमिलर है, कि कहाँ पे कौन से पॉइंट है जहां से इम्पैक्ट ज्यादा मिलता है। हाँ, क्या बोलते हो? नहीं, मुझे तो लगता है काफी सिमिलैरिटीज हैं। और अच्छा। मतलब बॉटलनेक एक थोड़ा नकारात्मक तरीके की का कॉन्सेप्ट है कि कुछ हाँ। चीजें अटकी हुई है और उसे खोलोगे तो, जबकि लेवरेज पॉइंट में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन बात वो वही कर रहे हैं कि कुछ चीजों को हम लोग, किन चीजों के जो स्विच है वो खोले जिससे कि बदलाव सबसे ज्यादा हो, सबसे तेज हो। और हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि शायद एक फर्क यह है कि हम लोग जब बॉटलनेक कह रहे हैं तो ज्यादातर हम एक लीनियर सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग बात करते हैं कि एक नॉन लीनियर सिस्टम हो जाता है। और हमारे समाज तो नॉन लीनियर सिस्टम ही होते हैं। कहीं से कुछ बदलाव में, छोटी सी एक चीज में बदलाव से इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, और उसका नेगेटिव पॉइंट भी है। जैसे हम लोग रेजिलियंस की बात करते हैं, कई बार हमें नहीं पता पड़ता कितने बड़े शौक आते हैं, लेकिन हम लोग उससे जल्दी उभर भी जाते हैं और हमको पता नहीं क्यों होता है। जैसे इसका उदाहरण मैं देता हूँ, कोविड 19 के बाद हम लोग को लगा था
उस वक्त जो हम लोगों ने एनालिसिस किए थे कि यार सब कुछ खराब हो रहा है, पता नहीं हम लोग वापस इससे कब रिकवर करेंगे, लेकिन 2 साल में भारत एक तरीके से जो नेशनल नैरेटिव में कोविड-19 गायब ही हो गया। और तो एक कुछ रेजिलियंस है सिस्टम में, वो भी शायद एक कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट है ना। तो कुछ लेवरेज पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग उस चीज को भूल पाए, या कुछ रेजिलियंस था जिससे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस कोविड-19 का हुआ, लेकिन वो जब ट्रांसलेट हुआ ओवरऑल नैरेटिव में तो उसका इम्पैक्ट बहुत छोटा हो गया। तो जैसे वो भी उल्टा आप देख बात है। सकते हो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वो उसका 10 साल का इम्पैक्ट हुआ, जो कि उस समय लोगों को लग रहा था कि वो कोविड जैसा होगा, कि हाँ 1-2 साल होगा हम्म, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके हम्म, बाद पूरी दुनिया में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के इम्पैक्ट है वो मतलब बहुत फार रीचिंग रहा। अराउंड 10 साल का इम्पैक्ट रहा, बहुत ज्यादा। यूरोप की तो वाटी लग गई उसके बाद। तो ये बिल्कुल दोनों तरह से प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि ये चीज से क्या होगा। अभी जैसे यूक्रेन की लड़ाई, सब यूक्रेन को देख रहे थे, बीच में सीरिया धराशायी हो गया। ठीक है। तो हम्म, हाँ, हाँ, तो ये जो चीज है वो यूक्रेन और उधर हमास का दोनों का कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इधर से, हम्म, लेकिन लुटिया किसी और की डूब गई। तो ये पता नहीं चलता कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में क्या हो रहा है, बट एनीवे, तो वो तो साइड इफेक्ट्स और वो है। लेकिन हाँ, बट जनरली मेरे दिमाग में आजकल ये थिंकिंग काफी रहती है, मुझे लगता है। और हिंदुस्तान के लिए खासकर, हम बहुत ही कंस्ट्रेंट्स कंट्री हैं, हमारी स्टेट कैपेसिटी बहुत कम है। तो हो सकता है मेरे 3 एग्जाम्पल गलत हों, लेकिन मुझे लगता है हमको इस तरह से सोचना चाहिए कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, राइट। हो सकता है वो कोई और 3 की लिस्ट हो, और वो इसीलिए नहीं होनी चाहिए कि ये 3 आसान है। आई थिंक वो हमने काफी कर लिया है, हमने काफी आसान चीजें पिक कर चुके हैं, और हम लो हैंगिंग फ्रूट खा चुके हैं। अब मतलब अब वैसा काम नहीं चलेगा। अगर हमको यहाँ से आगे बढ़ना है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी ठीक से। तो ये था मेरा इस साल का निचोड़। हाँ। और हम लोगों ने जो चाइना वाला एपिसोड किया था हालिया, वो भी उसी तरीके से था। हम लोग बात कर रहे थे कौन से ऐसे 3 या 4 चीजें हैं जो चाइना ने की, जो हम्म, उनके कई क्षेत्रों में जो बदलाव हुए उसे समझा सकती है। और हम्म, हम लोगों ने बात की थी विकेंद्रीकरण, और लैंड पॉलिसी और एजुकेशन। तो हम्म, सौरभ ने बोला था कि शायद लैंड पॉलिसी जरूरी नहीं है, बाकी 2 चीजें हो जाए तो लैंड पॉलिसी भी हो सकती है। लेकिन हम्म, हाँ, ये इस तरीके की सोच मुझे लगता है इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे अभी हम लोग अक्सर बात करते हैं कि कई जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो दूसरे तीसरे टर्म में एक लेगेसी या अपनी धरोहर की क्या हम्म, धरोहर छोड़ेंगे उसकी बात करते हैं। तो अभी हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर थर्ड टर्म में हैं, तो क्या अगर उन्हें एक लेवरेज, अगर उन्हें एक धरोहर छोड़नी है, तो हम्म, इन इस तरीके की सोच से हम लोग शायद उस तक पहुंच पाएंगे ना। क्यों नहीं, बिल्कुल। तो हम लोग अक्सर छोटी मोटी चीजें तो होती रहेंगी, जैसे कई सारी अच्छी चीजें भी हुई है, स्पेस सेक्टर रिफॉर्म हुआ है वगैरह वगैरह, लेकिन इसके लिए कोई प्राइम मिनिस्टर को याद नहीं रखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई हमारे सिटीज को लिवेबल बना दे या सिटीज वो प्रोसेस प्रक्रिया शुरू कर दे, तो उसे कई करोड़ों लोग याद रखेंगे शायद। बिल्कुल। हम्म, मैं सौरभ के साथ अग्री करती हूँ ये कोट्स को लेके। क्योंकि आई थिंक क्योंकि हम अगर हमारे क्योंकि हमारा एक नॉर्मल ये बन गया है कि कोई भी आम भारतीय कोर्ट्स में तो जाना चाहता ही नहीं है। तो हम्म, हम उस पे तो हम उसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या हम उसी से डील करेंगे जिससे हमें भरोसा है। एक प्रकार का हमें सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा है कि ये सिस्टम हमें कुछ प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जोड़ देता है हमारी लाइफ में, क्योंकि फिर आप किन से काम करोगे किन से काम नहीं करोगे, ये आप अपने सोशल ट्रस्ट के ऊपर ही जाओगे। आप एक ओपननेस के साथ कि ठीक है भाई मैं काम कर सकता हूँ, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं कोर्ट जाके इसका सॉल्यूशन पा सकता हूँ। ये हमें प्रैक्टिकली लोगों को लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। तो आई हम्म, थिंक वो एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन ऐड करता है हमारी सोसाइटी में, और अगर वो चीज को स्मूथ कर दिया जाए तो सिर्फ उसको और एफिशिएंट बना के या और सिंप्लीफाई करके कैसे आई डोंट नो, बट हाँ, पर वो उस फ्रिक्शन को घटा देने से तो बहुत फायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। हम्म, प्रणय, और ख्याति तुम्हारी आप बारी। बताएं। अच्छा, पहले ख्याति, चलो। हाँ नहीं, प्रणय आप बताओ, मैं हाँ लास्ट में बिल्कुल। बताऊंगी। हाँ तो इस साल कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं सोचता रहा, एक कॉम्प्लेक्सिटी भी एक उस तरीके का ही आइडिया है। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और ये जो नितिन है तक्षशिला के संस्थापक,
वो उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे हैं इसके ऊपर, तो मैं उसी विषय को बोलना चाहता हूँ, और वो विषय है सोशल कैपिटल का, मतलब सामाजिक पूंजी का। तो अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि जो सामाजिक पूंजी है, मतलब किस तरीके से कितना ट्रस्ट करते हैं हम एक दूसरे को सोसाइटी में, वो पहले पहले ही भारत में कम है। तो उसमें भी दो टाइप के सोशल कैपिटल रहती है, एक होता है ब्रिजिंग कैपिटल और एक होता है बॉन्डिंग कैपिटल। तो बॉन्डिंग कैपिटल होता है अपने जैसे ही लोगों के साथ हमें कितना विश्वास है, हम कितना इंटरेक्ट करते हैं, तो वो तो भारत में हमेशा से ज्यादा ही रहा है, और मतलब कास्ट ग्रुप्स रहे हैं अलग अलग अलग, तो बॉन्डिंग कैपिटल तो ठीक है। लेकिन ब्रिजिंग कैपिटल जो है वो रहता है कि एक दूसरे के गुट के बीच में किस तरीके के कनेक्शन है, किस तरीके के डीप कनेक्शन है, तो वो हमेशा से हमारी एक कमजोरी रही है। और पिछले कुछ सालों में ऐसा लगता है कि वो और घट रही है। शायद बॉन्डिंग कैपिटल बढ़ रहा है या स्टेबल है, लेकिन ब्रिजिंग कैपिटल तो और ही घटता जा रहा है। और इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अगर आपको क्लाइमेट चेंज सॉल्व करना है, तो या उस तरीके की मैग्नीट्यूड के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो एक तरीके का सोशल कैपिटल बढ़ाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग ये सारी चीजें नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और जो आपने तीन चीजें बोली सौरभ, शायद उसको भी करने के लिए कहीं ना कहीं कैपिटल की जरूरत है, नहीं तो हम लोग एक दूसरे पर शक ही करते रहेंगे। अब जैसे एग्रीकल्चर की बात भी हो जाए, हम लोग दिल्ली का पोल्यूशन सॉल्व करना चाहते हैं, अगर फार्मर ट्रस्ट नहीं करेगा आपको, तो वो सॉल्व नहीं होगा। अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं वापस, वहां पे भी वही बात आ रही है कि ग्रुप्स के बीच में हम लोग एक कैपिटल नहीं बना पा रहे हैं, और शायद अलग अलग लोग अपने आप को सही समझते हैं कि मैं ही सही हूं, बाकी तो एकदम बेवकूफ है, या बाकी ग्रुप कुछ जानते नहीं है, या वो किसी और से उनको फंडिंग मिल रही है तो वो गद्दार है वगैरह। इस तरीके की सोच की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जो आप जिस तरीके के प्रॉब्लम्स आप भी बता रहे थे, उनको सॉल्व करने के लिए सोशल कैपिटल पर सोचना और उसे कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये बहुत सेंट्रल चैलेंज है भारत के लिए। और इसमें मुझे एक थोड़ी दुख की बात यह है, मुझे बहुत आशा नहीं दिखती है प्राय, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है मॉडर्न, वो स्ट्रक्चर्ड है अब लोगों के बीच की दरारों को बढ़ाने में। आप जितना ज्यादा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किसी भी एक्सिस पे ले लो, हाँ। चाहे कास्ट और रिलीजन, इंडिया में दोनों में यूज होती है, लैंग्वेज भी। इंडिया में तीन बड़े एक्सिस हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के, कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज। और ये तीनों चीजों में आप अगर जितना ज्यादा यूज करो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को नफरत फैलाने के लिए, उतने ज्यादा उस कम्युनिटी के वोट आप ज्यादा ले पाते हो। तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर है आपकी पॉलिटिक्स का, तो बड़ा मुश्किल है। अब ये तो कहना गलत होगा कि इससे निवारण नहीं पा सकते। हमको लगता है कि आज पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हमारे पास हमने ऐसे लीडर्स देखे हैं जिन्होंने ये तरीका नहीं अपना करके एक्चुअली सक्सेस पाया है। राइट, तो पुराने जमाने में ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं किया है ये काम, लेकिन वो भी एक्सेप्शंस थे उस जमाने के। और इस जमाने में तो एक्सेप्शनल लीडर्स की बड़ी कमी है मेरे हिसाब से। तो और जनरली मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक कुछ चीजें पॉलिटिक्स में स्ट्रक्चर ही हो गई हैं। जैसे जरूर बहुत सारी कम्युनिटीज डिसएडवांटेजेस हैं वगैरह, पर एक दो ही टूल्स रह गए हैं कि भाई सब्सिडी हो, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे और किसी तरह से किसी को प्रताड़ित करना हो। तो मुझे लगता है कि बजाय ये सोचने की कि सही में हेल्प कैसे करनी है जो पीछे रह गए हैं, बात सिर्फ ये हो जाती है कि हम कैसे चीज को मुद्दा बना करके उनमें से वोट सिर्फ कैसे ले सकते हैं, जो ठीक है पॉलिटिशियन का तो काम है। बट आई जस्ट होप कि थोड़ा सोसाइटी का भला करके भी लोगों को वोट मिलता तो बड़ा अच्छा होता। पर अभी दिख रहा है कि उसके बिना भी हो जाता है ना। सोसाइटी का भला किए बिना भी वोट मिलते हैं, नुकसान करके भी वोट मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी इस बात बारे में मैं थोड़ा निराशावादी हूँ अभी। हाँ, और भारत में ही नहीं, ये प्रॉब्लम कई देशों में ऐसे लग रहा है कि सब लोग इस तरीके का कैपिटल कम होता दिखता है। हम्म, तो ये हाँ चिंताजनक बात तो है। बिल्कुल आई बिल्कुल। आई थिंक हमने वो इमेजिनेशन छोड़ दी है जिसमें हम सोच सकें कि हमारी कोई एक आइडेंटिटी हो सकती है एज एन इंडियन, राइट, जो बाकी सारी
अंडरलाइनिंग आइडेंटिटी भी अपनी रहेगी। ऐसा शायद नहीं है कि आपकी भाषा आपके लिए इम्पोर्टेंट ना रहे या आपका बैकग्राउंड आपके लिए इम्पोर्टेंट ना रहे। वो सब होते हुए भी हम एक यूनिफाइड आइडेंटिटी के साथ रह सकते हैं। आई थिंक थोड़ी सी वो इमेजिनेशन लोगों ने थोड़ी सी उसमें कम श्रद्धा रखते हैं। लोगों को लगता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम ऐसी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो काफी लोग इसको शक की नजर से भी देखते हैं, ये बोल के तुम ये कह रहे हो कि अभी सब लोगों को एक जैसा हो जाना है। तो ये एक बार मैं किसी से डिस्कस कर रही थी तो सामने वाले इंसान ने मुझे ये बोला कि क्या तुम ये कह रही हो कि हम दो सेम जैसे हो जाएं? तो भाई ऐसी नहीं ना, डाइवर्सिटी भी हो सकती है और उसमें यूनिटी हो सकती है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो वाला नारा में हमने अभी विश्वास थोड़ा सा कम कर दिया। हमें लगता है यूनिटी के लिए हमें होमोजेनस हो जाना जरूरी है, तो शायद मुझे लगता है कि वो नेसेसरी नहीं है। एक्चुअली ये मैं नितिन का ये आर्टिकल भी पढ़ रहा था, तो उन्होंने रॉबर्ट पटनम का एक लेख को लिंक किया था। तो रॉबर्ट पटनम ने काफ़ी काम किया है सामाजिक पूंजी पे, और उनका एक बहुत उनकी फेमस किताब है बोलिंग अलोन, जिसमें उन्होंने अमेरिका के संदर्भ में बात की थी, लेकिन मुद्दे यही थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली ख्याति उसमें उनका एक आर्टिकल है कि डाइवर्सिटी से शायद लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो होता ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सोशल कैपिटल घटता ही है, लोगों में ट्रस्ट घटता है, और सिर्फ दूसरे ग्रुप के साथ नहीं, अपने ग्रुप के अंदर भी लोग थोड़ा शक की निगाह से देखने लग जाता है। तो एक वो शायद रियलिटी भी है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म की। तो हाँ, ये भी मतलब महात्मा ग्रेट प्रॉब्लम तो है ये। हाँ, और इंडिया का डाइवर्सिटी थोड़ा अलग लेवल का है ना। मतलब लोग कहते हैं कि हाँ बाकी जगहों पे भी ये सब है, और मतलब मेरे को किसी ने बोला कि ये बैक करो नंबर्स के साथ में, और मेरे पास नंबर नहीं है, पर जितना घूम के मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ देशों में 40-50 ग्रुप होते हैं तो हिंदुस्तान में 4,000 के करीब होते हैं। तो हिंदुस्तान ऐसा नहीं, मतलब 2 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड हमेशा बहुत ही बड़ा, एक ऑर्डर भी बहुत ज्यादा होता है, पर 10 गुना नहीं 100 गुना का अंतर है हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी और बाकी दुनिया के किसी भी देश की डाइवर्सिटी में। तो 40-50 तो होते ही हैं, हर जगह होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सब लोग एक जैसे होते हैं किसी भी देश में। पर मुझे ऐसा जनरली लगता है कि ये 40-50 वर्सेस 4,000 का फर्क है। तो ये शायद थोड़ी सी कम होने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अब वो किसकी कम हो और कैसे हो। और ये जो शायद हमारी सोसाइटी में हम अक्सर बोलते हैं ना, क्योंकि सरकार इतनी बड़ी हुई है उसकी वजह से सिविल सोसाइटी छोटी हो गई है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स को सरकार नहीं सॉल्व कर सकती, और ये वाली प्रॉब्लम को मार्केट भी सॉल्व नहीं कर सकती। ये प्रॉब्लम सिविल सोसाइटी लोगों को ही आपस में सॉल्व करनी है, और इसमें बाकी दोनों करेंगी तो उससे और खराबी होगी। और काफी खराबी इसी चीज की है कि सरकार इसमें घुस गई है। सरकार कह रही है कि हम घुसेंगे, हम बताएंगे तुम कौन हो, और तुमको तुम्हारे होने से तुम्हारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा सरकार आइडेंटिटी में घुसेगी उतनी ज्यादा सिविल सोसाइटी वीक होगी, उतना ज्यादा इन चीजों के सोल्यूशंस और मुश्किल हो जाएंगे। तो हमको चाहिए कि इन चीजों के लिए चाहिए कि आपको महात्मा लोग चाहिए, साधु लोग चाहिए, जो कि इन चीजों के बारे में बात करें। अभी क्यों नहीं, अभी जो है भी वो मतलब साधु भी हमारे थोड़े मजाक का पात्र हो जाते हैं, जो काफी सारे दिखते भी हैं। तो ये इस तरीके की मुहिम चलाने वाले साधु महात्माओं की जरूरत बिल्कुल है, और वो नहीं है फिलहाल। तो हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, विविधता में एकता, तो एक्चुअली वो उस गोल को अचीव करना अभी बहुत जरूरी हो गया है। तो और जैसे हमारा संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग से, तो वो हम भारत के लोग किस तरीके से वो क्रिएट कर पाए हम लोग, वो बहुत जरूरी है। और आपने बहुत अच्छा कहा सौरभ कि ये एक समाज की जिम्मेदारी है, ना कि और हमें रॉबर्ट पटनम की भी किताब में लिखा गया था कि इस तरीके की चीजों को बनाने के लिए नए सोशल कम्युनिटीज बनाने पड़ते हैं, नए सिविक आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, और उसी से बात होती है। हम लोगों ने कुछ एपिसोड में बात की थी किस तरीके से लाइब्रेरी शायद या किताब वो एक जरिया हो सकते हैं जहां पर हम लोग एक नई कम्युनिटी कर पाए, जो कि अलग बाकी सब आइडेंटिटी से ऊपर उठ के सामने आए। या फिर कोई भी आप देख लें, सिविक इनिशिएटिव के तहत आप सोच सकते हैं एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करने का। हाँ, जैसे कि मतलब मुझे याद है, मैं गुड़गांव में जब मैं रहती थी, वहाँ पे एक अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है। तो उस पार्क में
माइन हुआ करती थी, तो वहाँ माइनिंग होता था, फिर अबैंडन्ड हो गई थी और वो एरिया पूरा बंजर पड़ा हुआ था। तो बहुत लोगों ने आके उसे रिस्टोर करने की कोशिश की और ये सारे सिविल सिटीजन्स इनिशिएटिव्स ही है और बहुत ही सक्सेसफुल सिटीजन इनिशिएटिव है वो। तो दिल्ली गुड़गांव के लोगों को पता है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या है। तो वहाँ पे मतलब लोगों ने ही आए और फिर लोगों ने ही वो सारे एफर्ट अपने किए, पैसे भी लोगों ने मेहनत से उठाए और फिर मतलब कंपनीज के साथ कुछ जोड़ के पैसे और बढ़ाए और ये सब किया। तो अब जब वो लोग जो जहाँ जाते हैं, राइट, जिनको ये इनिशिएटिव के बारे में पता है, तो उनको एक अपनी स्पेस लगती है जहाँ काफी सेफ स्पेस लगती है। गुड़गांव में है फिर भी वहां पे औरतें अकेले घूमने वॉक करने जाती है काफी बार शाम को। तो ये एक कम्युनिटी का एक पावर हो सकता है जब एक्चुअली कम्युनिटी चाहे, और उसमें कोई कोई जात पात के लाइंस पे लोग आके नहीं जुड़े थे, वो सिर्फ इस लाइंस पे आके जुड़े थे कि ठीक है ये हमारी जगह है एक जिसको हम उसको कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक उस लाइंस पे अगर ऐसे और इनिशिएटिव्स हमारे यहाँ पे हो सकते हैं बिल्कुल। जैसे आजकल बैंगलोर में चल रहा है, कोशिश की जा रही है एक बैंगलोर हब्बा नाम से, कि बैंगलोर की एक आइडेंटिटी, बैंगलोर में प्राइड लोगों में हो, जो कि बियॉन्ड लैंग्वेज या इन सब के है। पर मुझे बस यही लगता है, मतलब वो बहुत अच्छी चीज है, मैं तो उन सब चीजों का बहुत सपोर्ट करता हूँ। पर डिनोमिनेटर हमारे बहुत बड़े हैं और ये न्यूमरेटर बड़े छोटे छोटे हैं। तो वो पूरे इनिशिएटिव में कुछ हजारों लोग हैं और बैंगलोर में कुछ करोड़ लोग रहते हैं। तो यही एक चीज है कि हमको ऐसे बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत है और हमारे स्केल बहुत अलग होने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे अगर सामाजिक स्तर पे कोई भी चीज लाखों में नहीं हो तो वो उसका आपको इफेक्ट ही नहीं पता चलेगा। तो लाखों से तो शुरू होती है बात, करोड़ों तक जानी चाहिए। तो ये मुझे मुझे लगता है कि बहुत बहुत जरूरी है। नहीं, मैं आपका पॉइंट मानती हूँ, ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारी ये जो इस प्रकार की चीजें हैं ना जो सोशल कोहेजन बढ़ाती है, उसको ग्रैंड स्केल पे शायद होना जरूरी नहीं है, वो लोकल स्केल पे भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। जिसका मैं एग्जांपल काफी बार मैं ये सोचती हूँ कि जैसे कि और शायद हम ये थोड़ा सा सोचना कम कर दिया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जहाँ रहते हैं हमारे शहर में, तो वहाँ एक ओपन स्पेस पड़ी हुई है बहुत टाइम से, वो ऐसे ही बंजर पड़ी है। मतलब आई डोंट नो क्यों कोई भी नहीं सोचता कि इस जगह को, ये सोसाइटी का ही हिस्सा है, पर लोगों ने उसको अबैंडन कर दिया है, उसमें से पार्क नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि यहाँ पे सब लोग आके मिल सकते हैं। समहाउ किसी ने उस इमेजिनेशन को सोचा नहीं है और उसके लिए किसी ने काम नहीं किया। अब ये अगर कुछ लोग भी मिलके ये काम करें और अगर वो उसको ट्रांसफॉर्म कर पाए, तो एक छोटी कम्युनिटी के लेवल पे तो वो सोशल कोहेजन आ जाएगा ना। तो उसके लिए शायद शायद हर 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 वक्त हम एक बड़ी योजना की जरूरत नहीं है, और शायद ये बड़ी योजना के लेवल पे ये छोटी को अपना जो सोसाइटी का कोहेजन है या अपने स्कूल लेवल का कोहेजन है, उनके लिए शायद हमें एज कम्युनिटी मेंबर्स हमको शायद ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल एक पॉइंट है। तरीका है। हाँ, नहीं मतलब फिर ऐसी लाखों चीजें होनी चाहिए, कुछ भी हो वो लाखों में हो। ठीक है ऐसे। उसमें मैं एक बात जोड़ दूं, जैसे 26 जनवरी आ रहा है, वो एक अच्छा मौका है ये करने का। और सौरभ और नितिन ने कुछ एक चीज बनाई थी, किस तरीके से रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। हम लोगों ने एक एपिसोड भी किया है इसके ऊपर कई सालों पहले, तो उसको उसका प्रयोग कीजिए। मैंने तो पिछले रिपब्लिक डे किया था, गणतंत्र दिवस के दिन एक क्विज किया था हमारे सोसाइटी में और बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन करवाया था और काफी लोगों को पसंद आया वो। तो और संविधान भी हम लोगों ने साथ में पढ़ा। तो इस तरीके की चीजें हम लोग अपने स्तर पर तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सब लोग कीजिए। तीन ही चीजें हैं, सब लोग प्रियम्बल पढ़िए, चाहे तो अपनी भाषा में पढ़िए, हमने हिंदी का सरल प्रियम्बल भी बनाया था पुलियाबाजी में। अगर आपको एकदम सरकारी वाला नहीं चाहिए, वरना अंग्रेजी में पढ़िए अगर अलग अलग भाषा के लोग हैं आपकी सोसाइटी में तो। और एक छोटा सा क्विज, और हम लिंक कर सकते हैं, प्रणय ने ये सारी चीजें हमारी वेबसाइट तो चली गई थी पर उन्होंने गिटहब पे डाल दी, तो हम लिंक कर सकते हैं शो नोट्स में, प्लीज। अब आप बताइए ख्याति, आपने इस साल क्या सोचा? नहीं, तो मेरा ना ये जो इस साल ना मैं समहाउ 19th सेंचुरी की हिस्ट्री में बहुत मैं खो गई, समहाउ ऐसा लगा। और ये इसके लिए भी पुलियाबाजी जिम्मेदार है, क्योंकि हमने पिछले साल पुलियाबाजी में हमने आज़ादी की राह जो सीरीज शुरू की थी,
तो उसके लिए हमने बहुत सारे टॉपिक्स उसके उठाए थे। हमने 150 साल पहले जो फ्री ट्रेड के ऊपर जो डिबेट हुई थी उस पर भी हमने बातचीत की थी। तो ये सब बातें कर रहे थे, करते-करते हमने अगर सौरभ को याद होगा तो हमारी एक डिस्कशन भी हुई थी जिसमें हमने अ, भारत में विमेन्स राइट्स मूवमेंट के बारे में भी बात करने की कोशिश की थी। तो आपने एक कुछ कहा था और उसमें मैंने भी हामी भरी थी। तो उसमें ये था कि हमने ये सोचा था कि भारत में ऐसा लगा कि जैसे कि वेस्टर्न महिलाओं ने अपने वोटिंग राइट्स के लिए लड़ लिया और फिर वो कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश हो गई। भारत में मोटा-मोटा एलीट पुरुषों ने ही ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और हिंदू कोड बिल वगैरह सबके मामलों में लड़ ले और औरतों को अपने हक दे दिए। ऐसा तो मुझे भी तो उस टाइम तक मेरा भी इंप्रेशन वही था। तो बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद ये मैं कहानी पूरी जानती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने इस साल थोड़ा सा उसमें पढ़ाई करने की कोशिश की। तो मैं 19th सेंचुरी की कुछ कुछ किताबें जिसमें मैं ये ढूंढ रही थी कि भाई 19th सेंचुरी में कौन सी महिलाएं थी जो इन अपनी मतलब महिलाओं के विषयों पे बात कर रही थी, राइट। तो एक तो महिलाएं बहुत कम है उस जमाने में जो बाहर आके काम कर रही थी। तो सबसे पहला नाम जो आता है हम सबके दिमाग में, और जो पहली भारतीय टीचर भी थी सावित्री बाई फुले, तो उनका सबसे पहला नाम आता है जिन्होंने बहुत सारी चीजें समाज में पहली बार वो करने की कोशिश कर रही थी। वो खुद काम करने बाहर जा रही थी, बहुत सारे टैबू वो तोड़ रही थी एक साथ। फिर भी लोगों को सावित्री बाई फुले के बारे में आजकल हम काफ़ी सारा इसके बारे में डिस्कोर्स हो चुका है, इसलिए हम थोड़ा बहुत फिर भी सुनते हैं। पर कुछ और कैरेक्टर्स भी मुझे मिले कि जो भी काफ़ी रेवोल्यूशनरी थे, लेकिन हम उनके बारे में इतना नहीं सुनते हैं। तो 2 कैरेक्टर्स जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, एक तो पंडिता रमाबाई थी, जिनके ऊपर मैंने एक आर्टिकल अभी हमारी टिप्पणी में लिखा हुआ है, तो मैं उनके ऊपर बहुत जाऊँगी नहीं और डिटेल में। और एक जो सेकंड कैरेक्टर जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, वो है रुक्माबाई राउत। तो काफ़ी लोग उनको जानते हैं क्योंकि शी इज़ वन ऑफ द अर्ली डॉक्टर्स। तो जो पहली जो कुछ डॉक्टर महिलाएं हुई थी, उनमें से रुक्माबाई भी थी। पर रुक्माबाई की कहानी जो है वो सिर्फ उनके डॉक्टर बनने की वजह से इंटरेस्टिंग नहीं है। एक्चुअली देयर इज अ वेरी फेमस कोर्ट केस एसोसिएटेड विथ हर, जो शायद इतना ज्यादा पॉपुलराइज हुआ नहीं है कि क्या था वो कोर्ट केस। तो उनके साथ ये थी कहानी कि व्हेन शी वाज 11 इयर्स ओल्ड, उनकी शादी हो गई थी। उस जमाने में तो सबकी शादी 8 9 10 साल में होती थी, दैट वाज अ नॉर्मल थिंग, राइट। तो उनकी शादी कर दी थी किसी लड़के के साथ जो उनका नाम दादाजी था। तो वो कुछ 19 साल के थे। अब ये कहानी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सिंपल तरीके से समझा सकती हूँ, लेकिन क्रक्स में बता देती हूँ। इतनी सिंपल नहीं है एक्चुअली उनकी स्टोरी। बट मोटा मोटा ये होता है कि बहुत वो जो लड़का है वो बड़ा होके थोड़ा सा आवारा निकम्मा टाइप का बंदा हो जाता है। और ये जो लड़की है 11 साल की, वो थोड़ी बड़ी होके शी बिकम्स अ वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी यू नो शी इज अ quite a progressive person for and quite evolved person for her times. And उसका फैमिली बहुत पैसे वाला भी था। तो एक कुछ तो जो उनके बीच में ये था कि उसको कभी वो अपने फैमिली ने भेजा नहीं था अपने पति के पास, क्योंकि वो जाना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो वो टालते गए टालते गए टालते गए 10 साल तक जब वो अपने पति के पास गई नहीं, तो उनके पति ने बोला कि नहीं, इसको मेरे पास भेजना है। अब इसमें थोड़ी कहानी में ट्विस्ट इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ रुक्माबाई में इंटरेस्ट नहीं था, उनके पास काफी प्रॉपर्टीज भी थी। तो ये प्रॉपर्टी की वजह से भी ये केस हुआ था। शायद अगर नॉर्मली सिर्फ उसी के लिए होता तो वो छोड़ देता था कि ठीक है, नहीं आई बीवी तो दूसरी ढूंढ लूंगा। बट आई थिंक वो थोड़ा सा तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड भी था। बट दिस वुमन टेल्स कि मुझे नहीं जाना है इसके पास, ठीक है। एंड तो उसके ऊपर कोर्ट केस होता है। तो इनिशियली तो वो कोर्ट केस जीत जाती है, तो रफा दफा कर दिया जाता है कि इसमें कोई कोर्ट केस नहीं है, उसको नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। मतलब कोई 22 साल की लड़की को तो बोल नहीं सकते ना तुम जबरदस्ती जाओ उसके पास। तो बट फिर वापस उस पर अपील होती है। एंड देयर इज अ प्रॉपर बैकलैश फ्रॉम हिंदू सोसाइटी ऑल्सो एट दैट टाइम, वेरी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी उस समय तो थी। तो ये कहना किसी औरत का कि एक्चुअली उसकी आर्ग्यूमेंट ये हो जाती है कि रुक्माबाई ये आर्ग्यूमेंट रखती है कि ये शादी को मैं मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी कंसेंट के बिना हुई थी। अच्छा। तो
तो ये बहुत ही दैट वाज रेडिकल एक्चुअली। इनकी जो बायोग्राफर है वो बताते हैं कि ये कहना कि मैं अपने पति के पास नहीं जाऊंगी ये रेडिकल चीज नहीं थी उसके जमाने में कहीं। ऐसी बहुत महिलाएं होंगी शायद जो नहीं जाना चाहती होंगी कुछ भी रीजन से, राइट, झगड़ा हो गया जो भी हुआ, पर ये कहना कि ये शादी मेरे कंसेंट के बिना हुई थी और इसलिए मैं उसे नहीं मानूंगी, ये रेडिकल चीज थी। हालांकि ये ऑब्जेक्शन उसका माना नहीं जाता है, उसके बेसिस पे वो कोर्ट केस नहीं चलता है, तो कोर्ट तो कुछ और ही लॉजिक पे चलता है, मुझे ऐसा लगता है, प्रिंसिपल्स पे तो होता ही नहीं है। बट अल्टीमेटली वो कोर्ट के एंड में ये आता है कि उसे कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें उस इंसान के पास जाना पड़ेगा, विच वाज एक्चुअली वेरी, आई मीन, तो लोगों को लगा अब तो वो हार गई है तो वो मान जाएगी, बट दिस वुमन इज लाइक कि ठीक है मैं हार गई हूँ, अगर तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो कोर्ट को नहीं मानने की वो मुझे दे दो, जिसकी सजा उस जमाने में ये थी कि आपको 6 महीने की जेल होगी, आपकी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी या दोनों। तो उसने बोला आप जो सजा देना चाहे कोर्ट मैं उसके लिए मान्य रखूंगी, पर मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। सो दैट बिकेम अ बिग कंट्रोवर्सी। आई मीन इसके पहले ये पूरी कहानी कंट्रोवर्सी में ही चल रही थी, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं एक्चुअली जो हमें पता नहीं है। तो ये उसने, और उसके बाद एक्चुअली एज ऑफ कंसेंट बिल भी आता है और उसके साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है, और बहुत सारे रिफॉर्मर्स कुछ उसकी तरफदारी करते हैं, कुछ जो कॉन्जर्वेटिव्स हैं उसका ओपोजिशन भी होता है उस बिल का। तो ये कहानी तो फिर आगे और लंबी लंबी चलती जाती है, बट कहने का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये था कि एक्चुअली काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे गए थे। अनफॉर्चुनेटली शायद क्योंकि समय भी इतना चला गया है, डॉक्यूमेंटेशन भी लिमिटेड था, बहुत सारी चीज़ें लोगों की बायोग्राफी जब तक लिखी नहीं गई है तब तक वो बाहर नहीं आ रही है, तो उस चक्कर में भी थोड़ी सी चीज़ें गुम गई है। पर ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लगा कि शायद ये सब कहानियाँ हमें और जाननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंस्पायरिंग कहानियां थी, क्योंकि उनके पास जो चैलेंज था, जो लेवल का चैलेंज था उनके सामने, वो जितनी मक्कमता से वो खड़ी रही अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। एंड देन शी गोज ऑन एंड शी बिकम्स अ डॉक्टर एंड शी प्रैक्टिसेस एज अ डॉक्टर फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। तो वो काफी सक्सेसफुल महीना बाद में रहती है अपने जीवन की। और ये जब मैं सब पढ़ रही थी ना, मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझे जो इंटरेस्टिंग और लगा ये 19th सेंचुरी कहानी पढ़ते पढ़ते, हम नेटवर्क इफेक्ट की आज बात करते हैं, लेकिन नेटवर्क इफेक्ट उस टाइम भी था। अगर आप ये किसी भी कैरेक्टर की कहानियां पढ़ेंगे, सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ताने बाने से जुड़े हुए हैं, या तो वो एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं से, या कभी कभी सेम जगह से है, या कभी सेम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, या एक दूसरे के साथ बातचीत में है। तो ये सारी महिलाएं इंडिविजुअली एक तरीके से, मुझे नहीं लगता है कि वो सेपरेटली काम कर रही थी, बट बहुत सारी महिलाएं 1882 इज सीम्स टू बी लाइक अ वेरी, बोलते हैं ना कि एक ही साल में बहुत कुछ हो जाता है। अगेन जैसे हम कहते हैं ना कि चेंज हैपन स्लोली एंड देन सडनली, तो 1882 सीम्स टू बी लाइक दैट वन ईयर, जिसमें अगर हमने ताराबाई शिंदे के बारे में डिस्कशन किया था, तो उनकी जो फेमस स्पीच है वो उसी साल में आती है। फिर पंडिता रमाबाई उसी साल में वो भी अपनी स्पीच देती है, नहीं, पंडिता रमाबाई अपनी किताब लिखती है और वो एक महिला आर्य समाज करके एक ऑर्गेनाइजेशन खोलती है जिससे बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई होती है। और ये रुकमा बाई जिसके ऊपर ये केस चलने वाला था फ्यूचर में, वो एक्चुअली टाइम्स ऑफ इंडिया में वो अनोनिमसली लेटर्स लिखती है, और उनके लेटर्स काफी समय तक पब्लिश हुए होते हैं अ हिंदू लेडी के नाम से। हाँ, अच्छा। तो ये सारी महिला एक दूसरे के साथ बात कर रही है और बहुत कुछ हो रहा है, बट आई थिंक हम थोड़ी सी ये कहानियां भूल गए हैं। तो इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग, आई फाउंड कि मुझे लगा कि हमें इन कहानियों को वापस थोड़ा सा याद करना चाहिए, और बहुत लोगों ने लिखा हुआ है, बहुत हिस्टोरियंस ने इनके ऊपर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। तो मैं मेरी जो रीडिंग लिस्ट है इसके ऊपर अभी तक की, तो मैं वो शेयर करना चाहूंगी, तो मैं शेयर करूंगी। और इनफैक्ट मैं दूसरे लोगों को भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं शायद पूरे स्पेस को नहीं एक्सप्लोर कर पाई हूँ, शायद मैं बहुत ही लिमिटेड एक ग्रुप को एक्सप्लोर कर पाई हूँ। तो अगर और चीजें हैं और कैरेक्टर्स है जो हमारे श्रोताओं को पता है और उन्हें लगता है कि उनकी कहानियां भी हमें सुननी चाहिए, तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल नहीं ख्याति, आई स्टैंड करेक्टेड। हमने तो क्योंकि बड़े बड़े तो सिर्फ आदमियों के नाम सुने होते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से स्टार्टिंग, हाँ, कि भाई इन हाँ, लोगों ने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया। तो बिल्कुल मुझे तो इंतजार है ख्याति तुम्हारी दूसरी किताब का, फिर हम और इस मामले में एजुकेटेड हो जाएंगे।
हाँ। और मैं लोगों से कहूंगा कि शायद जैसे राहुल सागर जिन्होंने एक पोर्टल बनाया है काफी उस समय के जर्नल्स का, शायद ख्याति उसमें आपको मिले नई चीजें, क्योंकि जैसा वो कहते हैं ज्यादातर इस तरीके की चर्चाएं किताबों में नहीं हो रही थी, लेकिन ये जो जर्नल्स थे उसमें हो रही थी। शायद वहां पर आप सर्च करेंगी तो काफी वहां महिलाओं ने भी कुछ कुछ एक आर्टिकल्स तो लिखे होंगे वहां पे, तो वो एक जरिया हो सकता है इसे समझने। नहीं, एक्चुअली पंडिता रमाबाई मैंने डिस्कवर ही किया क्योंकि उनकी जो फेमस स्पीच एक थी या उनकी कोई किताब में से एक्सर्प्ट उन राहुल सागर की किताब में ही दिया था, तो वहां से मैंने पहली बार उनका नाम पढ़ा, तो फिर उसपे से मैंने उनके बारे में और सर्च किया तो ये सब पता चला। तो हाँ, बढ़िया। तो ठीक है, अब क्योंकि साल का अंत आ रहा है और पुलियाबाजी के श्रोता और दर्शक हमें अगले साल ही मिलेंगे, तो उनको थोड़ा होमवर्क दिए जाते हैं। क्या छुट्टियां आएंगी तो छुट्टियां जाया ना कीजिए, कुछ एक अच्छी किताब पढ़िए। तो एक एक किताब रिकमेंडेशन हो जाए। तो सौरभ आपसे शुरू करते हैं। मैं तो हाल फिलहाल में पढ़ रहा था, मतलब थोड़ी सी रोबोटिक्स, थोड़ी हिस्ट्री की किताब, या बोलना चाहिए रोबोटिक्स नहीं, थोड़ी टेक्नोलॉजी की। एक स्कंक वर्क्स नाम की बहुत प्रसिद्ध बुक है। तो स्कंक वर्क्स एक ग्रुप होता था, लॉकहीड मार्टिन, जो काफी बड़ा डिफेंस और एरोस्पेस कॉन्ट्रैक्टर है यूएस का। तो वहां का ग्रुप जो कि जिन्होंने मतलब कमाल के काम किए हैं। और वहां पे मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें कि कैसे एक प्राइवेट ग्रुप, कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट ग्रुप्स एक साथ काम करते हैं। इवन यूएस में भी वो एरा को देखा जाता है कि हम आज वैसे काम क्यों नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमको हिंदुस्तान में रह के ये सोचना चाहिए कि अरे उससे हम क्या सीखने वाले हैं या उससे हमारे लिए क्या लेसन है। अमेरिका में भी जो आज का अमेरिका है वो उससे लेसन लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जो एक पीरियड था यूएस का, मैं बोलूंगा वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर के मून लैंडिंग तक का, वो एक कमाल का ही एरा था। और एक एरा है जिसमें दुनिया ने बहुत ज्यादा, लोग कहते हैं ना कि अगर शायद मतलब कुछ कोई इंसान एकदम 1902 1905 में पैदा हुआ हो और अपने जिंदगी के 70 साल में उसने पहली गाड़ी, पहला एरोप्लेन और मून लैंडिंग सब देख लिया होगा, ठीक है। तो तो वो ये चीज जो है वो शायद 1940 में पैदा हुआ इंसान क्लेम नहीं कर सकता, ना ही 1950 में पैदा हुआ इंसान क्लेम कर सकता है कि उन्होंने 70 साल में ये सब चीजें इस तरीके की प्रोग्रेशन देखी हो। ऑल्दो इंटरनेट है, ये है, लेकिन वो जो तरीके का स्केल है वो नहीं देखा लोगों ने। तो अभी भी उन उन चीजों में बहुत लेसन्स हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट प्रणय मैं बताऊंगा, मतलब तुम सुन के ऐसे हैरान रह जाओगे। तो वो लोग वो अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर बना रहे थे। तो उन्होंने क्या कहते हैं, सोचो पहले तो उन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जो रूट है वो एक रशियन जर्नल से देखा, जो कि रशिया में उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन उन्होंने उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा सही टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब है, और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करके एक्चुअली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाई। लेकिन उसका जो एक्चुअल मैथमेटिक्स था वो एक रशियन जर्नल में से निकला था। तो रशिया तो यूएस में पहली बार जब स्पुतनिक मूवमेंट हो गया था ना, तो उन्होंने एक्चुअली एक टीम बनाई हुई थी जो कि रशियन पेपर्स को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके अवेलेबल कराता था, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे कोई ऐसी नॉलेज है जो हमसे छुपी रह जाए, ठीक है। और देखो उन चीजों ने काम किया, उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसी वजह से आई क्योंकि ये पेपर तो रशियन में लिखा गया था, और पहले भी जर्मन में होते थे। अब मैं यही सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में हम कितना सोचते हैं कि क्या चाइनीज या अरबी में कि रशियन में लिखे हुए पेपर्स को हम अंग्रेजी में, और अंग्रेजी क्या हम हिंदी वगैरह में तो सोचते ही नहीं है कि हम ट्रांसलेट करें। पर ये चीजें कितनी जरूरी हैं कि हम दुनिया भर की नॉलेज को, उन्होंने ये नहीं सोचा अरे रशिया छोड़ो हम तो खुद से ही करेंगे सब कुछ, है ना। तो ये एक चीज। और दूसरा सोचो ये प्राइवेट इनिशिएटिव जिसने किया, और जब वो अपना प्रोटोटाइप बना रहे थे ना, तो वो सोचो जेट इंजन, ठीक है, उनको जेट इंजन चाहिए थे, 6 जेट इंजन। और हम यहाँ पे जितने भी लोग एचएएल और इन सबके जेट इंजन वगैरह की देख रहे होंगे कि किस तरह से आते हैं, और हमारे हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी किस तरह से है। ये टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। उन्होंने एक एक्सपीडाइटर लिया जो कि उनको आर्मी से ही मिला, वो गया जनरल इलेक्ट्रिक की असेंबली लाइन पे गया और 6 जेट इंजन उठा के ले आया चुपचाप, ठीक है, अनस्केड्यूल्ड, बिना बताए कि ये कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और 6 जेट इंजन इस प्रोजेक्ट को मिल गए। तो ये मतलब दिखाता है कि रेड टेप जो है, और वो लोग भी इस चीज को आश्चर्य देखते हैं कि
कि ये रेड टेप यूएस में भी कैसे आ गई है। अब ये चीजें कर सकते थे किसी जमाने में यूएस में, आज वहां भी नहीं कर सकते शायद, कि कोई आदमी हाँ 6 जेट इंजन ले आए बिना बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट और इन सब के, क्योंकि वो जरूरी है, और वो भी किसी और प्राइवेट कंपनी के लिए। ठीक है, नहीं ये नहीं है कि हाँ सरकार के नहीं लिए। लोग उस वक्त की भी बात रहती है, जैसे आप कह रहे थे हाँ स्पटनिक मूवमेंट की वजह से बहुत कुछ हो गया। बिल्कुल अब अभी बिल्कुल भी यूएस में भी लोग कह रहे हैं, जैसे डार्पा जो है, डार्पा की सक्सेस, डार्पा भी उसी की वजह से आया, और बिल्कुल। डार्पा की सक्सेस यूएस में ही रेप्लिकेट करने की कोशिश हुई है। डार्पा फॉर हेल्थ, डार्पा फॉर फलाना, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट, हाँ कोई भी नहीं चला है, लेकिन करेक्ट। डार्पा फॉर मिलिट्री अभी तक है। तो हाँ क्यों ऐसा, हाँ ये बहुत हाँ अचरज की बात है। बिल्कुल। तो इसमें मुझे दिलचस्प। लगता है तो बहुत बढ़िया किताब है इसका, और इनसाइडर्स की लिखी हुई किताब है, बाहर से लिखी हुई किताब नहीं है। तो इसलिए मुझे और भी ज्यादा रोचक किताब लगी। तो हम्म, ख्याति। अच्छा, हाँ, तो मैं सजेस्ट करूंगी, जिस पे मैंने अभी बुक रिव्यू भी लिखा है, तो सेम किताब पंडिता रमाबाई की जीवनी लिखी है उमा चक्रवर्ती ने। किताब का नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पंडिता रमाबाई। तो एक तो इंटरेस्टिंग वो किताब इसलिए है क्योंकि सिर्फ वो लाइफ ऑफ रमाबाई नहीं एक्सप्लेन करती, वो लाइफ एंड टाइम्स, तो उनके टाइम्स में और बाकी के बहुत सारी जो लोग सुधारक थे वगैरह, उनके जीवन में क्या हो रहा था, बाकी औरतें भी जो थी कनेक्टेड उनके साथ क्या हो रहा था, उनके बारे भी उन्होंने लिखा हुआ है। और थोड़ा एक आइडिया भी दिया है कि भाई भारत कैसे बदल रहा था 19वीं सदी में, क्या मेन प्रॉब्लम्स थे या कौन से मेन इश्यूज उभर के आ रहे थे, उन सब पे उन्होंने बताया है। और बहुत ही मुझे तो लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग उन्होंने ये किया है कि उन्होंने बाकी पूरी सबकी कहानी पहले बता देती है, फिर एंड में जाके वो रमाबाई की कहानी बताती है, और फिर वो भी आपको समझ में आता है कि भाई मतलब ठीक है, बाकी लोगों की भी कहानियां, मतलब मैं तो इस तरह से देखती हूँ कि भाई सब लोग अपने जीवन जी रहे हैं ना अपनी जिंदगी में, जहाँ पे वो है उस हिसाब से वो अपने साथ वो कर रहे हैं। लेकिन ये कोई आती है बंदी और मतलब वो हर हर चीज को वो मतलब समहाउ वो तोड़ देती है, एंड शी इज जस्ट अ वेरी हाई एजेंसी पर्सन आई कैन से, कि जिसने अपनी मर्जी चलाई मतलब हर चीज में कि मैं कर सकती हूँ, उसके कैपेसिटी भी थी चीजें करने की, तो उसने कैपेसिटी करी और अपनी मर्जी के हिसाब से जो करना था कर लिया उसने। तो लोग जो बोलना चाहेंगे बोलेंगे, पर मैं वो करूंगी जो मुझे मुझे सही साडा लगता है। हक एथे रख। हाँ, वो वही टाइप का हाँ, कुछ थी वो। तो ऐसी ऐसी महिलाएं मतलब मुझे लगता है कि कैसे भुला दी गई है, मतलब ये एक क्वेश्चन मार्क है, और वो अपने टाइम के लिए एक अबेरेशन ही थी शायद, मुझे तो ऐसा लगता है। बट पढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हाँ। हाँ, मेरी किताब 2021 की किताब है। मैं कई बार लोगों से कह चुका हूँ इस किताब के बारे में, पर उसका नाम है ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री। रटजर ब्रैगमैन है, एक फिलोसोफर हैं, उनकी किताब है। किताब का सारांश बहुत ही सिंपल है। वो कहते हैं कि इंसान एक्चुअली बहुत डिसेंट होते हैं जनरली, हिस्ट्री से में भी देखा जाए, और एक सकारात्मक हिस्ट्री है ह्यूमन काइंड की। तो आप पढ़िए, मजा आएगा आपको। मेरे लिए तो, मैं 3 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन अभी भी मेरे जहन में वो एक किताब है जो मुझे लगता है अगर किसी को देनी हो तो मैं वो किताब पहले पिकअप करूंगा वो। और एक फैक्टफुलनेस भी है, लेकिन फैक्टफुलनेस थोड़ी डेटा वाली किताब है। इसमें डेटा नहीं है, इसमें इन्होंने काफी स्टडीज और किस तरीके से हम लोग को लगता है कि इंसान थोड़े नेगेटिव रहते हैं, इंसान बहुत ही डेंजरस चीजें अक्सर करते हैं, बहुत ही एक दूसरे को काफी नुकसान देते हैं। लेकिन इस किताब में एक अलग पहलू बताया है उन्होंने, और वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग डिसेंट रहते हैं, और जो कि स्टडीज ऐसा दिखाती हैं कि नहीं है। जैसे एक वो स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट है वगैरह वगैरह, जिसमें ऐसे उभर कर आया पहले कि हर इंसान में एक दानव छुपा हुआ है, और वो दानव बस वेट कर रहा है, वो एक कंडीशंस आ जाएंगी तो हर इंसान दानव बन सकता है। लेकिन ये किताब कुछ और कहती है, तो आप जरूर पढ़ें, आपको शायद मजा आएगा इस पे। चलो, ये एक होपफुल चीज पे, जो कि शायद हमारी आइडेंटिटी की बाउंड्रीज को हटा के, कि हम इंसानियत इंसानियत जो है वो जिंदा है वाली किताब है। तो इस होपफुल नोट पे आज की पुलियाबाजी खत्म करते हैं। हमारे श्रोता लोग भी बताएं आप किस बारे में सोच रहे हैं। जैसा प्रणय ने कहा, ये तो आइडियाज का पॉडकास्ट है, और आइडियाज सिर्फ एक तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी आने चाहिए। हमको बताइए आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, हमको बताइए। कमेंट्स में लिखेंगे तो बाकी भी और लोग पढ़ेंगे। और इस तरह से पुलियाबाजी, आजकल ख्याति काफी मेहनत कर रही है कि वो हमारा जो सबस्टैक वाला प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म बने,
जिसमें आप सब अपने ख्याल जोड़ सकें, दूसरों के साथ शेयर कर सकें। और ख्यालों की बहुत अच्छी चीज होती है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो लीनियर नहीं होते। दो ख्याल मिल के बहुत सारे ख्याल बनते हैं। तो प्लीज शेयर कीजिए। धन्यवाद।